हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। हेनले लूप की आरोही भुजा जल के लिए खाली स्थान, जबकि अवरोही भुजा इसके लिए खाली स्थान है। तो इस प्रश्न में हमें क्या बताना है? रिक्त स्थान की जो है पूर्ति करना है, यानी कि जो खाली स्थान दे रखा है उसे भरना है। तो दे रखा है कि हेनले लूप की आरोही भुजा जल के लिए खाली स्थान होती है, जबकि अवरोही भुजा इसके लिए खाली स्थान है। तो आइए इस प्रश्न का जो है हल देखते हैं। सबसे पहले जो है इस प्रश्न में हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। तो इस प्रश्न में हमारे मुख्य अवधारणा जो है हो जाएगा वृक्क। तो वृक्क की बात करें तो वृक्क जो होती है एक उत्सर्जन अंग होती है मनुष्यों में। और अगर बात करें यहाँ पे उत्सर्जन अंग की, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये क्या करते हैं, अवशिष्ट पदार्थ जो होते हैं शरीर में, और अवशिष्ट पदार्थ जो होते हैं शरीर में, या कह सकते हैं रक्त को, ये क्या करते हैं, साफ करते हैं। और इनमें जो है क्या होता है, उत्सर्जित पदार्थ जो है निकलता है, जैसे कि यूरिया हो जाता है, उसके बाद यूरिक अम्ल हो जाता है, और अमोनिया जो है उत्सर्जित पदार्थ होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें स्तनधारियों में जो है एक नेफ्रॉन पाया जाता है, एक जो है नेफ्रॉन पाया जाता है। और ये क्या होती है, ये वृक्क की जो है कार्यात्मक इकाई होती है। और नेफ्रॉन जो है रक्त के निस्पंदन का कार्य करते हैं, और एकत्रित जो नलिका के रूप में जो है यहाँ पे, और कह सकते हैं जो नेफ्रॉन होते हैं वो रक्त के निस्पंदन का कार्य करते हैं और एकत्रित नलिका में मूत्र का जो है निक्षेपण करते हैं। उसके बाद इस मूत्र को जो है बाद में मूत्र मार्ग के द्वारा जो है और उसके माध्यम से है शरीर से जो है बाहर निकाल दिया जाता है। और इसी नेफ्रॉन के जो है 3 भाग होते हैं। पहला जो होता है वो होता है समीपस्थ नेफ्रॉन होता है। उसके बाद दूसरा जो होता है इसमें ये पाया जाता है हेनले का लूप, या कह सकते हैं हेनले लूप। और तीसरा जो होता है इसमें उसे कहा जाता है डिस्टल, अर्थात कह सकते हैं इसको दूरस्थ नेफ्रॉन। तो यहाँ पे बात करें जो हेनले का लूप होता है, जो हमें इस प्रश्न में पूछा गया है, वो एक जो है क्या होता है, हमारे बाल में जो पिन लगाया जाता है उसकी तरह हम कह सकते हैं बाल के पिन जैसे होता है, जो समीपस्थ नेफ्रॉन और दूरस्थ नेफ्रॉन के बीच में पाया जाता है। और यहाँ पे जो हेनले लूप होता है इसके 2 अंग होते हैं। पहला जो होता है यहाँ पे हम कह सकते हैं अवरोही अंग, या कह सकते हैं अवरोही यहाँ पे भुजा होती है। और दूसरा जो होता है वो होता है आरोही भुजा। तो अगर हम बात करें इसका मुख्य कार्य क्या होता है हेनले लूप का, तो ये कार्य ये होता है कि चुनिंदा और पुनः अवशोषित जो जल होता है, पुनः जो अवशोषित जल होता है, और कुछ सोडियम जो है क्लोराइड, सोडियम जो है यहाँ पे क्लोराइड जैसे अन्य महत्वपूर्ण लवण, इससे क्या होता है, मूत्र जो है अधिक केंद्रित होता है। तो इसका कार्य यही होता है हेनले लूप का, कि इसका कार्य ये होता है कि चुनिंदा पुनः शोषित पानी और NaCl जैसे महत्वपूर्ण लवण होते हैं
और इसको क्या करता है, यहाँ पे पुनः अवशोषित करता है। और इससे क्या होता है, जो जल और यहाँ पे NaCl का अगर पुनः अवशोषण होता है तो इससे क्या होता है, मूत्र अधिक केंद्रित हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें, जो हेनले लूप की आरोही भुजा होती है वो जल के लिए जो होती है वो होती है अपारगम्य। और वही अगर हम बात करें, जो अवरोही भुजा होती है वो जल के लिए होती है पारगम्य। पार जो है गम्य होती है, इसका मतलब क्या होता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें अपारगम्य की, तो ऐसा हम कह सकते हैं जिससे होकर द्रव या कोई गैस जो होती है, गैस जो है नहीं जा सकते हैं या नहीं जा सके, उसे कहा जाता है अपारगम्य। और अगर हम बात करें पारगम्य की, इसका मतलब ये होता है कि द्रव गैस कुछ भी जो है आ जा सकते हैं। और यहाँ पे जो आरोही भुजा होती है जल के लिए क्या होती है, अपारगम्य होती है। और वही अगर हम अवरोही भुजा की बात करें तो क्या हो जाती है, पारगम्य। तो हमें इस प्रश्न में यही पूछा है कि हेनले लूप की आरोही भुजा जल के लिए क्या होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा उत्तर, क्या होगा, सबसे पहले जो है होगा अपारगम्य। उसके बाद यहाँ पे अवरोही भुजा क्या होती है, पारगम्य होती है। तो पहले हमारा अपारगम्य होगा, उसके बाद अवरोही भुजा क्या होगी, इसके लिए पारगम्य होती है। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने ये सिद्ध कर लिया है कि हेनले लूप की आरोही भुजा जल के लिए क्या होती है और अवरोही भुजा क्या होती है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।